हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फॉर बोर्ड्स एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम्स। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे? वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12th फिजिक्स। इसकी यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। This will be for what? For boards as well as competition। ठीक है, तो हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो श्री गणेश किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ कुछ चीजें आप सोच सकते हैं दिमाग में, क्योंकि 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट वी डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज की रेस्ट में स्टडी करती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, 10th क्लास में ये आपने पढ़ा हुआ है। चार्ज रुका रहता था, फोर्स लगाता था, चार्ज चलता था तो करंट प्रोड्यूस होती थी। जितनी हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थी वो सभी 12th में हमारा एक एक चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, आपने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, वो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, आपने वहां इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ा था 10th क्लास में, वो भी एक अपना सेकंड चैप्टर है। आपने वहां पे करंट पढ़ा था, वो अपना थर्ड चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने वहां मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, वो अपना फोर्थ चैप्टर है। आपने वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। जितनी चीजें आपने एक चैप्टर में पढ़ी थी, सब एक एक चैप्टर अपने आप में पूरा एक चैप्टर बन के 12th में मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। रेस्ट में चार्जेज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं भाई, ये चार्ज क्या है? क्या होता है चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। पर जैसा हम मास के लिए लिखते थे ना, मास के लिए क्या लिखते थे? मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास के लिए हम बोलते थे मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ऐसा हम चार्ज के लिए नहीं बोलते। चार्ज फंडामेंटल नहीं है। मतलब डिफरेंस क्या है? कि मतलब मैटर है, यदि मैटर है तो मास होगा ही होगा, इसलिए मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कि यदि मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। लेकिन यदि मैटर है तो जरूरी नहीं है उसमें चार्ज हो। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चार्ज कैसी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि मैटर है तो चार्ज भी होगा, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक, हमारा क्या हो सकता है? चार्जलेस मैटर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मैटर है पर चार्ज नहीं है, इसको हम क्या बोल देते हैं? चार्जलेस मैटर बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल पता है क्या? अभी 11th में पढ़ के आए हो ना, देखिए एक तो बचपन से पढ़ रहे हो, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? कुछ भी नहीं, तो मैटर है पर चार्ज नहीं है। अभी 11th केमिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ के आए हो, कुछ खतरनाक से नाम थे, एक था न्यूट्रिनो। ठीक है, कुछ ऐसे डिनोट करते थे। कोई एक था एंटी न्यूट्रिनो। इनमें सब में चार्ज कितना था?
कुछ भी नहीं। तो ये कैसा है, चार्जलेस है, पर मैटर तो है। ये क्या हो गया, एंटी न्यूट्रिनो। तो चार्ज क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है, पर फंडामेंटल नहीं होती है कि मैटर है तो चार्ज होगा ही होगा। चार्जलेस मैटर भी हो सकता है। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप। चार्ज कैसा होता है, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यार यहाँ पे समस्या हो गई हमारी खड़ी। क्या समस्या खड़ी हो गई, जो चीज हमें दिखती नहीं है उसके बारे में हमने कैसे बता दिया कि दो तरह के होते हैं। चार्ज दिखता है क्या, चार्ज दिखता है, नहीं दिखता है, फिर हमने कैसे बोल दिया कि चार्ज दो तरह का होता है। देखो, एक होता है हमारा मास। मास कैसा फोर्स लगाता है, मास एक ही तरह का फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा अट्रैक्टिव, हर मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हर मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब जैसे कि सन है तो अर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अर्थ है तो क्या मून को अट्रैक्ट करेगा, मून है सन को अट्रैक्ट करेगा। हर एक मास दूसरे मास के साथ कैसा फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ठीक है, केवल एक तरह का फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव, इसीलिए हमने बोला मास केवल एक तरह का होता है, पॉजिटिव। लेकिन जब हमारी बात आती है चार्ज की, तो चार्ज दो तरह का फोर्स लगाता है। चार्ज कैसा फोर्स लगाता है, दो तरह का फोर्स लगाता है, दैट इज अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो चूंकि चार्ज दो तरह का फोर्स लगाता है, इसीलिए हमने बोला चार्ज कैसा होता है, दो तरह का होता है। मास एक तरह का फोर्स लगाता था, अट्रैक्टिव बस, तो हमने बोला मास एक तरह का होता है, पॉजिटिव। चार्ज दो तरह का फोर्स लगाता है, तो हमने बोला चार्ज दो तरह का होता है। अच्छा ठीक है, इतना मालूम चल गया कि चार्ज दो तरह का फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहां से ये हमें मालूम चल गया कि चार्ज टू टाइप का होता है। लेकिन इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा, चंटू बंटू रख देते, रिंकी मिंकी रख देते, एक्स वाई रख देते। चार्ज दो तरह का है, दो तरह का फोर्स लगता है तो चार्ज दो तरह का है। ठीक, लेकिन उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा। उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव इसीलिए रखा क्योंकि जो दो तरह के चार्ज हमें मिले उनमें एक प्रॉपर्टी देखी गई। कैसी प्रॉपर्टी, कि जब एक तरह के चार्ज को हम दूसरे तरह के चार्ज के ऊपर रखते थे, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते थे, न्यूलीफाई कर देते थे, खत्म कर देते थे। और ऐसा खत्म करने की प्रॉपर्टी किसमें है, ऐसा खत्म करने की प्रॉपर्टी केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। इसीलिए हमने चार्जेस का नाम क्या दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। आया समझ में, फिर से एक बार बताता हूँ। चार्ज दो तरह के फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसलिए हमने बोला चार्ज कैसा होता है, दो टाइप का होता है। एक हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों रखा, क्योंकि जो दो तरह के हमें चार्ज मिले थे उनमें एक प्रॉपर्टी देखी गई। कैसी प्रॉपर्टी, कि जब एक तरह के चार्ज को दूसरे तरह के ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते थे। और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म मैथमेटिकली कौन करता है, प्लस माइनस के इफेक्ट को खत्म करता है। प्लस और माइनस जब जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। इसीलिए हमने इनका नाम चार्जेस का भी क्या रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, ये कहानी। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, लाइक चार्जेज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर।
लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव रखा होगा या नेगेटिव और नेगेटिव रखा होगा तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वहीं यदि पॉजिटिव और नेगेटिव रखा होगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी थर्ड बोलती है चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर मतलब यदि कोई हमारी बॉडी है, इसमें कहीं पे चार्ज है Q1, कहीं पे चार्ज है Q2, कहीं पे चार्ज है Q3, कहीं पे चार्ज है Q4, कहीं पे चार्ज है Q5, और हमें टोटल चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम सभी चार्जेज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट चार्ज मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत थी क्या, ये तो बेसिकली समझ में आता है। नहीं, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये हमेशा नहीं होता। क्यों हमेशा नहीं होता, वेक्टर में क्या देखते हैं, वेक्टर डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, डायरेक्शन भी देखनी होती है। मान लो वेक्टर यदि ऐसे हैं, कुछ एंगल पे है, तो बीच में कॉस थीटा आ जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलीफाई कर देते हैं। तो फिजिक्स में हर चीज डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चार्ज में ऐसा नहीं है। चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस को हम बिना किसी साइन के, बिना किसी उसके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी समझ में आई। 4th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, नेट चार्ज ऑफ एन, नहीं यार इसको 5th में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, कर लिया तो कर लिया। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। नेट चार्ज ऑफ एन आइसो, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारी बुक्स में लिखा होता था ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये कुछ वही लिखा हुआ है। बस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसको मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता। क्यों, क्योंकि चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, पर जो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, कुछ आइडिया है, कभी पढ़ा है? 11th की केमिस्ट्री में कुछ पढ़ के आए हो, मैं याद दिलाता हूँ। कुछ बीटा माइनस डिके पढ़ के आए हो। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही होता है न्यूक्लियस के अंदर। और बीटा माइनस डिके में क्या होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो भाई जिस घर के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, पैदा होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन। कैसे पैदा हुआ, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। बट नेट का चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, बीटा माइनस डिके की इक्वेशन याद है क्या थी, बीटा माइनस डिके में जो हमारा न्यूट्रॉन था ये टूटता था एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। ये क्या था, इसको हम बीटा माइनस डिके बोलते थे। ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ, एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, तो चार्ज तो क्रिएट हो गया ना। पर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज कंजर्व रहेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखो न्यूट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना, 0। राइट हैंड साइड में देखो
एक प्रोटॉन है मतलब प्लस का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज, प्लस माइनस जीरो। तो टोटल नेट चार्ज जो रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा और चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। ये एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ये एंटी पार्टिकल होते हैं, ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है। ऐसे ही यदि बीटा पॉजिटिव डिके की बात करें, बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता था, बीटा पॉजिटिव डिके में जो हमारा प्रोटॉन होता था ये कन्वर्ट होता है किसमें, एक न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो में। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार्जेज हमेशा क्रिएट किए जा सकते हैं पर नेट चार्ज जो होता है ये हमेशा कंजर्व रहता है। अब इस क्वेश्चन में चार्ज देखो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस ई पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम है पॉजिट्रॉन, इसका चार्ज कितना है प्लस ई, प्लस वन चार्ज बराबर है। ठीक, इसका नाम क्या है न्यूट्रिनो। ये हम 11th की केमिस्ट्री में ये नाम पढ़ के आए हैं और 12th के फिजिक्स में हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी से इन नामों की थोड़ी आदत पड़ जाए इसलिए बीच बीच में इन नामों को डाल दिया है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। एकदम से एक चैप्टर में इतने सारे नए नाम आएंगे तो थोड़ा सा डाइजेशन खराब हो जाएगा ना, एसिडिटी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पहले से देखते चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होता क्या है, ये देखो, ये एंटी पार्टिकल होते हैं। एंटी पार्टिकल मतलब, एंटी पार्टिकल मतलब अपोजिट प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल। जैसे कि न्यूट्रिनो है तो इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी वाला पार्टिकल क्या हो गया हमारा, एंटी न्यूट्रिनो। इसी क्या कहलाते हैं, एंटी पार्टिकल। और जब एंटी पार्टिकल अपने पार्टिकल से मिलता है तो चूंकि अपोजिट प्रॉपर्टी वाले हैं तो जैसे ये मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। और क्या निकलता है, सब कुछ खत्म कर देते हैं, बस एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में, गामा रेडिएशन के फॉर्म में। जब पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है तो सब खत्म हो जाता है, केवल एनर्जी रिलीज होती है गामा रेडिएशन के फॉर्म में। ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को जो मिलाने की प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनहीलिएशन। क्या बोलते हैं, एनहीलिएशन। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 5, चार्जेज आर इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। चार्ज क्या होते हैं, इनवेरिएंट ऑफ स्पीड होते हैं। चार्जेज आर इनवेरिएंट ऑफ स्पीड मतलब स्पीड के साथ चार्ज बदलता नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्जेज आर नॉन रिलेटिविस्टिक। चार्जेज आर नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब चार्जेज स्पीड के साथ क्या नहीं होते हैं, बदलते नहीं है। नहीं बदलते हैं इससे मतलब क्या है, जैसे मास होता है, मास स्पीड के साथ बदलता है, किसकी दुनिया में, आइंस्टीन की दुनिया में। न्यूटन की दुनिया में नहीं बदलता है, आइंस्टीन की दुनिया में स्पीड के साथ मास बदलता है। एक इक्वेशन है ना, पढ़ी होगी आप लोगों ने, देखो याद दिलाता हूं, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। जहां पे m नॉट क्या होता है, ये रेस्ट मास होता है। तो मास जो होता है ये स्पीड के साथ चेंज करता है आइंस्टीन की दुनिया में, लेकिन चार्जेस स्पीड पे डिपेंड नहीं करते, चार्ज स्पीड के साथ नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब चार्जेस की लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। मतलब चार्जेज आर क्वांटाइज्ड मतलब चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर फंडामेंटल यूनिट।
चार्जेज क्या होते हैं, अपनी फंडामेंटल यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब क्या है इसका, मतलब जैसे आपकी क्लास में बच्चे पूछे जाएं तो आप बोलोगे 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ऐसा नहीं बोलोगे 2.5 बच्चे हैं, 3.5 बच्चे हैं, 4.5 बच्चे हैं। तो जैसे बच्चे क्वांटाइज्ड होते हैं ना, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, वैसे ही चार्जेस भी अपनी फंडामेंटल यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कैसे, Q इक्वल टू एन ई। ठीक, अब इस छोटी सी चीज से एक क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसमें पहला ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बी 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, सी 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, डी 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको सॉल्व करना है ये। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका 10th में पढ़ा हुआ है, और आईसीएससी वालों ने तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लगा के रखे होंगे 10th में। ठीक, तो आंसर बताइए कौन सा चार्ज इनमें से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 मिनट का टाइम ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत होता है, तो मैं देख के आंसर बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप, मेरी बारी। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू एनी। तो Q इक्वल टू एनी में से हम लिख सकते हैं N इक्वल टू Q अपॉन E। पहला वाला चेक करते हैं। पहले वाले में Q कितना दिया है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गए, N कितना आ गया 1। N क्या होना चाहिए, इंटेजर होना चाहिए। इंटेजर आया है क्या, N इक्वल टू 1 इंटेजर आया है, मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉसिबल है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, चार्ज इज पॉसिबल लिखा होता तो ये हमारा आंसर होता, क्योंकि ये चार्ज पॉसिबल है। चार्ज इज नॉट पॉसिबल पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन कौन से पूछा है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसमें n इक्वल टू 1 आया, n इंटेजर आया है, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो q कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, ऊपर गया 10⁻19, और 19 माइनस 20 यानी कि -1, 10⁻⁻1 कितने के बराबर हो गया, 0.1 के बराबर। क्या n इंटेजर आया, नहीं आया। n इंटेजर नहीं आया, मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और आगे की चेक कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस भी तो हो सकता है, एक से ज्यादा करेक्ट। तीसरा चेक करते हैं, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ये q की वैल्यू रख दी, अपॉन e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 1.6 कैंसल, 10⁻19 ऊपर किया, 19 माइनस 18 यानी कि 1। तो आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 1 यानी कि 10 इंटेजर आया क्या, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। मतलब ये हमारा आंसर क्या है, नहीं है। हमें चार्ज कौन सा पॉसिबल नहीं है वो बताना है। ठीक, लास्ट डी वाला चेक कर लेते हैं।
एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो क्यू कितना है 4.5 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। 10⁻19 10⁻19 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 16 3 या 48 होता है लेकिन ऊपर 45 लिखा हुआ है। तो इंटेजर तो नहीं आ रहा है, इंटेजर नहीं आ रहा मतलब ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, डी वाला भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज और इनके ऊपर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिट की। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है। 10th क्लास में पढ़ के आए हो कौन क्या यूनिट होती थी चार्ज में। देखो 10th क्लास में मैं बता रहा, आप क्या पढ़ के आए हो, क्यू इक्वल टू आई टी कुछ पढ़ के आए थे, याद आया, 2 साल पुरानी बात हो गई अब तो। क्यू से चार्ज को डिनोट करते थे, जिसकी एसआई यूनिट आपने पढ़ा था कूलाम्ब होती है। आई क्या था, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और टी क्या होता था, टाइम, टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। यहां से हमें क्या पता चलता है, 1 कूलाम्ब इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। मतलब जो कूलाम्ब यूनिट ऐसा यूनिट है चार्ज की, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। देखो ये एम्पियर और सेकंड से मिलके बनी है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो एक तो हमारी ये 10th क्लास की यूनिट हो गई। कुछ यूनिट और पढ़ लेते हैं। ठीक, एक कूलाम्ब ये जो हमारी एसआई यूनिट है, ये 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम्ब, ये क्या हो गई है, एसआई यूनिट। ये किसके बराबर है, ये हो गई हमारी सीजीएस यूनिट। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम्ब होती है। ठीक, तो 1 कूलाम्ब 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम्ब के बराबर होता है। आया समझ में, ये हो गई, 2 यूनिट पढ़ ली हमने, एक एसआई यूनिट, दूसरी सीजीएस यूनिट। ठीक, एक और रिलेशन देखना, 1 स्टेट कूलाम्ब इक्वल टू 1 ESU। यहां पर ESU क्या है, ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, एक स्टेट कूलाम्ब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। एक और यूनिट देखना, 1 कूलाम्ब इक्वल टू 0.1 EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलाम्ब जो है ये 0.1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है। मतलब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 EMU इक्वल टू 10 कूलाम्ब। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इतना खास यूज कभी होती नहीं है, लेकिन एसआई और सीजीएस यूनिट आपको याद होनी चाहिए, इन दोनों के बीच का रिलेशन याद होना चाहिए, जिससे कभी जरूरत पड़ती है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। एसआई यूनिट क्या है, कूलाम, सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलाम, दोनों में रिलेशन क्या है, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। ओके, याद हो गई। ठीक है, आगे चलें, बात करते हैं कुछ आगे। क्या बात करें, यूनिट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन मेथड ऑफ चार्जिंग की। चार्जिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। देखो 3 मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये 3 हो गए हमारी चार्जिंग के मेथड। ठीक है, तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। इसकी डेफिनेशन देख लेना पहले। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब टुगेदर, मेरे साथ लिखते जाना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड
together, then one object extracts some electron from the other, leaving it with exchange of electrons. And other deficient. Due to this, both are oppositely charged. ठीक है, नोट कर लेना, फिर इसको समझते हैं। देखो, बात करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की। कभी किया है आपने? याद दिलाता हूँ, बिल्कुल किया है। पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब टुगेदर। मान लो मैंने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे के अंदर चले जाते हैं। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे के अंदर चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब निगेटिव चार्ज निकल गया, तो उसमें क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। बॉडी न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब ये कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिसके अंदर चले गए उसमें क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। ऐसे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन होती है। देखो मैं बता रहा, आपने बचपन में ये वाला गेम खेला है। यदि आप भी मेरे जैसे शैतान बच्चे रहे होंगे। नहीं, मैं तो बहुत अच्छा था, शैतान नहीं था। तो ये गेम आपने खेला होगा। देखो याद दिलाता हूँ, ये है आप, ये है आपके बाल, ये है आपकी आंखें, ये है नाक और ये है मुंह। ठीक। अब इन बाल के पास आप एक तो बेहतरीन सी अपनी स्केल लेके आते थे और ऐसे रगड़ते थे। हेयर में स्केल को या पेन को रब करते थे। ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीस लेते थे और ऐसे स्केल करके चिपकाते थे। याद है? खेला है? शैतान थे कि नहीं थे? हेयर्स में ऐसे स्केल रब करते थे, फिर छोटे छोटे पीसेस को एक ऊपर ऐसे स्केल करते थे, तो स्केल पर पेपर के पीसेस चिपकते थे। यहाँ पे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन दोनों चीजें होती थी। देखो बताता हूँ कैसे। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो आप बचपन में सेकंड थर्ड में खेल के आ गए हो। आपने जब हेयर से स्केल रब करते हैं, तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और स्केल में चले जाते हैं। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और स्केल में चले जाते हैं। तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हेयर कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और स्केल में इलेक्ट्रॉन चले गए तो स्केल कैसी हो गई? निगेटिवली चार्ज। तो आपने फ्रिक्शन यानी कि रब करके चार्ज तो कर लिया। देखो, हेयर को पॉजिटिव चार्ज कर लिया, स्केल को नेगेटिव चार्ज कर लिया। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब जो इसके आगे करते थे ना, आप स्केल के पेपर के पीस के पास लेके जाते थे तो पेपर के पीस चिपक जाते थे। उसके लिए हम पहले इंडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट, पहले चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज कैसे करते हैं, इसके पहले हम इंडक्शन क्या होता है ये समझ लें। तो हेडिंग डालना है इंडक्शन। ठीक। तो इंडक्शन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इनसाइड अ कंडक्टर in the presence of
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, मतलब क्या, एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब फिक्स चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे दूसरे में जा रहे थे। इंडक्शन में क्या होता है, ना तो हम चार्ज निकालते हैं ना ही एक्स्ट्रा चार्ज डालते हैं, बस चार्ज का ही कंडक्टर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे, देख समझते हैं। मान लो ये है हमारा मेटल स्फीयर, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, चार्ज फ्लो कर सकता है, या फिर बोल दो मेटल का है या फिर कंडक्टिंग है, सेम बात हो गई। ठीक, अब देखो होता क्या है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ प्रोटॉन होंगे। इसके पास यदि मैं एक ग्लास ग्लास रॉड लेके आता हूं जो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में एक ग्लास रॉड लेके आया जो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज क्या करता है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और ये स्फीयर है कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग के कारण जो अपोजिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्लो करके पॉजिटिव चार्ज के साइड आ जाएगा। ठीक, मतलब पूरे स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके ग्लास रॉड की तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग है। जब एक साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ जाएंगे तो दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो ना कोई चार्ज अंदर गया ना कोई चार्ज बाहर निकला, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो गए, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। इसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट चालू होते हैं हमारी फिजिक्स की, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल अब चालू होगा। देखते हैं, ये बॉडी थी न्यूट्रल। एक बात बताता हूं, इंडक्शन समझ गए क्या होता है, तो अगले पेज में बात करते हैं इंडक्शन की। एक बार फिर से देख लो, एक ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाए। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब एक तरफ माइनस माइनस चार्ज हो गया तो दूसरी तरफ माइनस चार्ज कम हो गया, जिस तरफ माइनस चार्ज कम हुआ वहां पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। इसको बोलते हैं इंडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। मान लो ये है एक बॉडी, इसके पास में मैं कुछ प्लस क्यू चार्ज लाया, ये लेके आया। ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी है हमारी न्यूट्रल और कंडक्टिंग। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस बॉडी में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस बॉडी में प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक साइड माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस के पास कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पूरे एक तरफ आ गए तो दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, यहां तक हो गया इंडक्शन। अब कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। ये पूरा नेगेटिव चार्ज मिला के कुछ मान लो माइनस क्यू डैश है, क्यू के बराबर नहीं होगा ये, इसे क्यू डैश माना है, ये कुछ भी हो सकता है। और जितना माइनस इस साइड आया है उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो दूसरी साइड उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्लस क्यू डैश हो गया। ठीक, इतना आया समझ में। अब क्यू डैश कितना होगा, क्यू डैश डिपेंड करेगा क्यू कितना है। ये क्यू जो चार्ज है हमारा, ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उतना ज्यादा हमारा माइनस क्यू डैश होगा, उतना ज्यादा प्लस क्यू डैश होगा। तो जितना बड़ा होगा और जितना दूर पे क्यू डैश रखा होगा उस उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन हुआ दोनों के बीच। ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच क्या हुआ,
सेम चार्ज, लाइक चार्ज, रिपल ईच अदर, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि रिपल्सन ज्यादा होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस कम है, और पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस कम होने के कारण अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो नेट क्या होगा? नेट नेट अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। आया समझ में? अट्रैक्शन, हो अट्रैक्शन भी रहा है, हो रिपल्सन भी रहेगा, पर डिस्टेंस प्लस और माइनस के बीच में ज्यादा है, तो क्या ज्यादा होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। अब करते हैं कॉन्सेप्ट की बात। पहला कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन मान लो, कैन ए चार्ज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? क्या हम एक चार्ज से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर होगा यस। कैसे? बाय इंडक्शन। ये देखो, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक चार्ज लेके आए, और न्यूट्रल बॉडी ने क्या किया? चार्ज ने क्या किया? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लिया। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं था, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन से एक साइड माइनस चार्ज आया, एक साइड प्लस चार्ज आया, नेट अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया। तो कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? हाँ, चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 या फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2, कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट रिपल अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? क्या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रिपल किया जा सकता है? आंसर है नो। हम रिपल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, इस बार हमने प्लस चार्ज लेके देखा था, एक बार माइनस चार्ज लेके भी देख लेते हैं। पिछली बार हम प्लस लाए थे, इस बार सोच लो यही न्यूट्रल और कंडक्टिंग बॉडी है हमारी। इस बार हम कुछ माइनस क्यू चार्ज लेके आए। अब माइनस क्यू चार्ज लेके आए हैं यदि, तो माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? माइनस क्यू इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, रिपल करेगा, जाओ 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 जाओ। तो रिपल करेगा तो पूरे इलेक्ट्रॉन दूर 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 हो जाएंगे। ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव है, इसको हमने कुछ प्लस क्यू डैश बोल दिया, इतना ही इस साइड नेगेटिव होगा, ये क्या हो गया? माइनस क्यू डैश। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस सेम चार्ज है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कम है, और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन विल डोमिनेट। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे माइनस क्यू चार्ज लाओ, चाहे प्लस क्यू चार्ज लाओ, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्ट करेगा, रिपल नहीं कर सकता। चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, रिपल नहीं कर सकता। इसीलिए हमने आंसर दिया है, कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट रिपल ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? क्या चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रिपल कर सकता है? आंसर है नो, नहीं कर सकता। इसी को यदि इस तरह पूछ लिया जाए, कैन इंडक्शन काज रिपल्सन? क्या इंडक्शन से रिपल्सन हो सकता है? तो क्या बोलोगे? नहीं हो सकता। इंडक्शन से भाई रिपल्सन नहीं हो सकता। हमने माइनस क्यू प्लस क्यू सब देख लिया, इंडक्शन से रिपल्सन नहीं हो रहा। इंडक्शन से हर बार क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ही हो रहा है। और आगे करते हैं बात। अब आगे बात करते हैं हम किसकी? नोट की। नोट कौन से कलर से डालें? इस नोट को याद रखना। नोट क्या है? रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। देखो, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ?
मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये चार्ज है या न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा? इसके पास हम प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। यदि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इंडक्शन से यदि हम प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, माइनस क्यू चार्ज लाएंगे तो भी अट्रैक्शन होगा। लिख के बता देता हूं, भूल जाओगे। यदि ये न्यूट्रल है, ठीक, तो चाहे हम प्लस क्यू चार्ज लाएं चाहे हम माइनस क्यू चार्ज लाएं, क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई चार्ज कौन सा है? न्यूट्रल यदि है तो चाहे प्लस क्यू लाओ चाहे माइनस क्यू लाओ, हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब यदि बॉडी चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, तो जब पॉजिटिव चार्ज पास में लाओगे तो अट्रैक्शन हो, वो रिपल्सन होगा। नेगेटिव चार्ज पास में लाओगे तो अट्रैक्शन होगा। मतलब एक बार रिपल्सन जरूर होगा। जब हम दोनों चार्ज, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास एक बार प्लस क्यू लाए एक बार माइनस क्यू लाए, तो दोनों में से एक में ये रिपल्सन जरूर देगा। रिपल्सन से हमें पता चलेगा कि इस केस में चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रल तो हमेशा अट्रैक्ट करता है, हमने इन दोनों केस में देख लिया। चाहे प्लस क्यू ला रहे हैं चाहे माइनस क्यू ला रहे हैं, हमेशा क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो एक बार प्लस क्यू या माइनस क्यू लाने में रिपल्सन जरूर होगा यदि उसमें चार्ज है तो। यहां पे फिर से लिख के बताया दे रहा। मान लो बॉडी कैसी है, बॉडी हमारी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। न्यूट्रल में तो हमें पता है अट्रैक्शन होता है। प्लस क्यू के पास अब प्लस क्यू लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। होगा कि नहीं? माइनस क्यू लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक, मान लो बॉडी हमारी चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, तो अब प्लस क्यू लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, माइनस क्यू लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। मतलब एक बार रिपल्सन होगा, उससे हमें पता चलेगा कि बॉडी हमारी चार्ज है। क्योंकि न्यूट्रल है यदि, तो न्यूट्रल तो हमेशा अट्रैक्ट ही होती है। ठीक, इसीलिए हमने ये नोट बना के लिखा है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं हमारे बचपन के खेल की। कौन सा बचपन का खेल? ठीक, देखो होता क्या है, ये हैं आप, ये हैं आपके बाल, ये हैं आपकी आंखें, ये है नाक और ये है मुंह। इन बालों में आप अच्छा सारा तेल लगा के जाते थे छोटे में, और इनमें स्केल ले जाके रगड़ते थे। ठीक, जब स्केल आप रगड़ते थे, रब करते थे, तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते थे? स्केल में चले जाते थे। तो हेयर हो जाते थे, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हेयर हो गया पॉजिटिव चार्ज। स्केल में इलेक्ट्रॉन चले गए तो स्केल कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद आप यहां तक क्या हो गया हमारा? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब दोनों को हमने घिसा और दोनों चीजें चार्ज हो गई। इसके बाद आप क्या करते थे? छोटे छोटे पेपर के पीस लेते थे, इसके पास में अपनी स्केल को लेकर जाते थे। अब स्केल कैसी हो गई है आपकी? निगेटिव चार्ज हो गई है। तो इससे पेपर क्या होता था? अट्रैक्ट होता था, चिपक जाता था। कैसे होता था देखते हैं। ये माइनस चार्ज है, पेपर में क्या होगा? माइनस चार्ज है तो ये नेगेटिव को धक्का देगा, तो माइनस चार्ज चले जाएंगे दूर। इस साइड कैसे आ जाएंगे? इस साइड हमारे प्लस चार्ज आ जाएंगे। ठीक, अब प्लस और माइनस पास में है, माइनस माइनस दूर है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्सन कम होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? अट्रैक्शन विल डोमिनेट। ऐसे स्केल से आपका पेपर पीस आके चिपक जाता था। कैसे चिपका? पेपर बिट था तो आपका न्यूट्रल, पर इंडक्शन हो गया, उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हो गया। ठीक, इसके कारण पेपर चिपक जाता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे हमारा इंडक्शन हो रहा है। ठीक,
इतना समझ में आया, आगे चलें। ऐसे ही एक दो चीजें और हैं, बलून और हेयर का भी ऐसे ही होता है कि मान लो हेयर्स में आप बलून को रब करते हो तो भी हेयर कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और बलून कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर जब आप वॉल के पास बलून को लेके जाते हो तो बलून नेगेटिव चार्ज है, तो वॉल में नेगेटिव दूर हो जाता है और पॉजिटिव पास हो जाता है, बलून वॉल से चिपक जाता है, वॉल दीवार कहते हैं जैसे अपन। ठीक है, तो ऐसे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन के कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक, बात करते हैं इंडक्शन, तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन की, कि इंडक्शन से हम बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्शन समझा, इंडक्शन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, मतलब बॉडी के अंदर एक साइड पॉजिटिव हो जाता है, एक साइड नेगेटिव हो जाता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन से चार्ज कैसे करते हैं ये देखते हैं। चलो, स्टेप नंबर 1, ये है हमारा न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, और इससे टच करके रखा हुआ है दूसरा न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। ये दोनों क्या है हमारे, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, और ये है इनके इंसुलेटेड स्टैंड। ये एनसीईआरटी का है, ध्यान से समझना। ठीक, दो हमारे न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर हैं, इंसुलेटेड स्टैंड भी रखा हुआ है। न्यूट्रल मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं है, ये आपस में टच है। ठीक, और कंडक्टिंग मतलब चार्ज इनके अंदर फ्लो कर सकता है, चार्ज इनके अंदर क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, इनके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लेकर आए। क्या लेके आए, ग्लास रॉड लेके आए। कैसी ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। ठीक, अब क्या होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो यहां से पूरे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग है और टच है तो चार्ज फ्लो कर सकता है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड, पूरे नहीं, जितनी ग्लास रॉड की इंटेंसिटी हुई। और इलेक्ट्रॉन इस साइड हो गए तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। पहले दो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर थे, फिर हम एक ग्लास रॉड लेके आए, जैसे ही ग्लास रॉड लेके आए तो एक साइड इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में हमने ग्लास रॉड को वैसा का वैसा ही रखा, और इन दोनों स्फीयर को क्या किया, सेपरेट कर दिया, मतलब दूर दूर कर दिया। मतलब अब चार्जेस फ्लो एक दूसरे में नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक, एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में, पहले दोनों टच थे तो चार्ज फ्लो हो गया था, अब दोनों को दूर दूर कर दिया। अब ये जो ग्लास रॉड लाए थे हम, इस ग्लास रॉड को हटा देते हैं। तो जैसे ही ग्लास रॉड हटाएंगे तो देखो होगा क्या, ये नेगेटिव इस तरफ देखेगा, पॉजिटिव इस तरफ देखेगा, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे में जाके न्यूट्रल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हमने एक दूसरे की डिस्टेंस दूर कर दी है। दोनों पहले टच थे, अब टच नहीं है, तो एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। बेचारा नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आके बहला फुसला के बिगड़ गया, और उसका पॉजिटिव, खुद का पॉजिटिव, घर का पॉजिटिव हमेशा के लिए छूट गया। अब देखो ऐसे हमने क्या कर लिया, एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, फिर से बताता हूँ। पहले दो ठो स्फीयर रखे हुए थे, दोनों में कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे और कंडक्टिंग थे। स्टेप नंबर 1 हुआ ये। स्टेप नंबर 2 में हम ग्लास रॉड लेके आए, जैसे ही ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज पास लेके आए तो पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लो 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 करके ग्लास रॉड की तरफ आ गई। एक साइड इलेक्ट्रॉन आने से एक साइड हो गया नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो हमने दोनों स्फीयर को दूर कर दिया कि अब एक का चार्ज दूसरे में नहीं जा सकता। ठीक, ये हो गया स्टेप नंबर 3। फिर हमने ग्लास रॉड को हटा दिया, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ देखता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ देखता रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे में अब जा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बीच में डिस्टेंस आ गई है।
ठीक, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऐसे हमने एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिए, एक बार पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, एक और भी तरीका है, हमारी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 2, एनसीईआरटी का ही मेथड है। ये मेथड क्या है, फिर से हमारा क्या आया, न्यूट्रल प्लस कंडक्टिंग स्फीयर आया। ये किसके ऊपर रखा है, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 एक कलर से। स्टेप नंबर 2, इसके पास हम क्या लेके आए, कुछ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लेके आए। ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 2। जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लाएंगे तो होगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरी साइड नेगेटिव की कमी हो जाएगी, दूसरी साइड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, 10th क्लास में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के आए हैं, नहीं पता है तो बस इतना याद रख लीजिए। बाकी अपना अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत अच्छी से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की कहानी समझना। ये जो स्फीयर है, इसमें इस नेगेटिव चार्ज के कारण सेंटर पे एक नेगेटिव पोटेंशियल है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सेंटर पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल है। चूंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने ही तो नेगेटिव को बुलाया है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूलिफाई कर रहे हैं। ये जो नेगेटिव एक तरफ आने के कारण यहां जो पॉजिटिव बना है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। इसके कारण एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव पोटेंशियल सेंटर पे है। नेगेटिव के कारण सेंटर पे एक नेगेटिव, ग्लास रॉड के कारण एक पॉजिटिव, और इस साइड वाले पॉजिटिव के कारण एक पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये जो स्फीयर है इसकी हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग मतलब अर्थ से इसे कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने में क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है ये पूरा किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। अब एक्स्ट्रा क्या है, देखो इस ग्लास रॉड के कारण एक पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये वाला जो पॉजिटिव है ये एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ये क्या चला जाएगा, जैसे ही हम अर्थ करेंगे तो पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला जाएगा, और हमारा जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। एक साइड नेगेटिव, जिसके कारण सेंटर पे कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये ग्लास रॉड पॉजिटिव, जिसके कारण सेंटर पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये हो गया स्टैंड, और जैसे ही पॉजिटिव ये वाला नीचे चला गया है ना, अर्थिंग कर दी है हमने, अब हम अर्थिंग के वायर को हटा दिए, ठीक काट दिए। देखो इस बार मैंने अर्थिंग का वायर नहीं बनाया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब हम ग्लास रॉड को हटा देते हैं। तो ग्लास रॉड को हटाने से देखो होगा क्या, ग्लास रॉड एक पॉजिटिव पोटेंशियल बीच में क्रिएट करके रखा था, जो नेगेटिव के इफेक्ट को क्या कर रहा था, न्यूलिफाई कर रहा था। अब ग्लास रॉड को हटा दिया तो नेगेटिव के इफेक्ट को न्यूलिफाई करने के लिए कोई बचा नहीं। अब नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर से रिपल करेंगे, और रिपल करके अधिक से अधिक कहां जाएंगे, सबसे दूर कुछ ऐसे हो जाएंगे नेगेटिव। पॉजिटिव तो चला गया है इनका। ठीक, तो ये क्या बन गई, हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी हमने प्रोड्यूस कर ली। न्यूट्रल को हमने नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल से हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना ली।
हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाए तो उससे हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनी। यहीं यदि हम नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड लाते तो उससे हमारी बॉडी कैसे बनती, पॉजिटिवली चार्ज बनती। करके देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूँ यदि समझना चाहते हो। देखो, एक अगली बार हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड ला रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज रॉड लाए तो अब क्या होगा, इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ सेंटर पर नेगेटिव पोटेंशियल, इस पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस वाले नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। एक नेगेटिव पर्पल वाला ज्यादा है। जैसे ही ग्राउंडिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा वाला नेगेटिव चला कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जैसे ही अर्थ में जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग का वायर हटा देंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव रॉड जिसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल, और ये पॉजिटिव चार्ज जिसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। अभी तक सब कुछ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड हटा देंगे। तो जैसे ही ग्लास रॉड हटाएंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड के कारण नेगेटिव पोटेंशियल था, अब वो हट गई। तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, तो पॉजिटिव दूर दूर चली जाएगी। कितना दूर जा सकते हैं, देखो इतना दूर जा सकते हैं, इससे ज्यादा दूर तो जा ही नहीं सकते। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, इसने कैसी बॉडी क्रिएट कर दी, इसने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्रिएट कर दी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये हो गए हमारे दो मेथड चार्जिंग बाई इंडक्शन के, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरा, चार्जिंग बाई कंडक्शन की। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन कुछ नहीं होता है। मान लो ये है हमारी एक न्यूट्रल बॉडी, इसके पास में हम कुछ नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं, टुक 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 टुक, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए। तो जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज रॉड या फिर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे, तो चार्ज इससे निकल के इसमें चला जाएगा। कब तक जाएगा, चार्जेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल until their potential become equal। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज निकल के न्यूट्रल बॉडी में जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ये टच करके बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, क्योंकि ये टच होके होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजों की यदि बात करें कंडक्शन के बारे में, ठीक। एक होता है हमारा, कैसे बनाऊं यार, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। ये है डोर, और ये है डोर नॉब, मतलब जिसको पकड़ के दरवाजा खोलते बंद करते हैं, ठीक। अभी थोड़ा खुला हुआ है। अब देखो, ये आए आप, एक हाथ, बाल भी हैं दो तीन तो, और आपने ये नॉब डोर की पकड़ के खींची। तो कभी कभी डोर की नॉब खींचने में हमें क्या लगता है, करंट लगता है, शॉक लगता है, झटका लगता है। क्यों लगता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के कारण। दरवाजा हम बार बार खोलते बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण जो डोर होता है ये चार्ज हो जाता है। और जैसे ही हम उसको टच करते हैं, तो हमारी बॉडी तो कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग चीज जैसे ही टच करती है तो एक्स्ट्रा चार्ज निकल के हमारी बॉडी से फ्लो होता है, तो हमको क्या लगता है, करंट लगता है, हल्का शॉक लगता है। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आया क्या समझ में। और कुछ चीजें देखते हैं, एक होता है हेयर स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट। हेयर स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें एक बॉल होती है, बड़े से स्टैंड के ऊपर रखी होती है। इस स्टैंड के ऊपर अपन खड़े होते हैं और बॉल को टच करते हैं, ठीक। ये बॉल बहुत ज्यादा चार्ज होता है, बहुत ज्यादा चार्ज होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो देखो होता क्या है,
इस बॉल से चार्ज निकल के हमारी बॉडी तो कंडक्टिंग है, हमारी बॉडी में जाता है। ठीक, इस बार ज्यादा बाल बना देता हूँ। ठीक, अब ये बॉल से चार्ज निकल के हमारी बॉडी में गया, मान लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज हमारी बॉडी के अंदर गया। अब सेम चार्ज जब बॉडी के अंदर जाएगा तो सेम चार्ज रिपल ईच अदर, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो देखो ये जो हमारे सिर था और सिर पे जो बाल थे वो कुछ ऐसे खड़े हो जाएंगे। क्यों ऐसे खड़े हो गए? क्योंकि पूरी बॉडी में आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो दूर दूर जाएगा सब कुछ। तो बाल भी ऐसे, जो ऐसे आराम से आप तेल लगा के चिपका के आए थे, वो भी दूर दूर होके ऐसे खड़े हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हेयर स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट। गूगल वगैरह में फोटोज देखिएगा, गूगल का सही यूज किया कीजिए। बात करते हैं एक और चीज की, डेट इज डिस्चार्जिंग बाई कंडक्शन। डिस्चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये देखो, ये मान लो हमारा ट्रक है। ठीक, ट्रक के हम पीछे हमारी गाड़ी जा रही है, पीछे से देख रहे हैं हम, ये है ट्रक के टायर। ठीक, और यहां पर लिखा हुआ है जल्लो मत, बराबरी करो। ठीक है, ऐसा ट्रकों में लिखा हुआ होता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वैसे ही इस ट्रक में भी लिखा हुआ है, हम पीछे से देख रहे हैं। अब होता क्या है, देखो ट्रक मतलब एक बहुत बड़ी बॉडी, ये एयर में चलती है। तो एयर और ट्रक के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन से हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, फ्रिक्शन से क्या होती है, बॉडी चार्ज हो जाती है। ट्रक के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एयर्स में, और बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। अब बॉडी चार्ज हो गई है, तो जैसा दरवाजे में हमें शौक लग रहा था, मान लो ये पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने गया, वो पेट्रोल पंप वाला अपना ये पेट्रोल लेके आया भरने के लिए। ठीक, और ये जो होता है उसका मेटल का होता है। तो जैसे ही ये ट्रक को टच करता है, ट्रक तो हमारा चार्ज है फ्रिक्शन के कारण, तो स्पार्क हो सकता है। स्पार्क होने के कारण पेट्रोल में आग लग सकती है और पेट्रोल पंप उड़ सकता है। हमको भी थोड़ा बहुत झटका लग सकता है जब हम टच करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम ये जो चार्ज होता जाता है इसको डिस्चार्ज करते हैं। कैसे डिस्चार्ज करते हैं, ट्रक के नीचे एक अर्थ बेल्ट लटका देते हैं, और अपने यहाँ तो चैन ही लटका देते हैं अपने यहाँ। तो ये चैन करती क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर रहती है, जब भी कोई ब्रेकर वेकर कुछ उठी हुई चीज आती है उससे टच कर देती है, और जितना चार्ज बॉडी में इकट्ठा हुआ होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, अर्थ में चला जाता है। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, आया कुछ कुछ समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे साथ 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 सब कुछ करते जाइएगा। आपको क्या क्या करना है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए तो बोर्ड्स के एग्जाम के एक महीने पहले बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एक महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं यदि आप ये वीडियोस कर रहे हैं तो। ठीक है, कंपटीशन में जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JEE हो, NDA हो, बिट सेट हो, जो कुछ भी हो, तो आपको उसका प्रीवियस ईयर लगाना है। ठीक, जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आप उस जिसका जैसे कि JEE की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लगाना है, और जो भी डाउट हो मुझसे पूछते जाना है। आराम से अपन पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।